हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको गर्मियों में मूंग की लाभकारी खेती कैसे करें इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। चूँकि अरहर की दाल आप समझ रहे हैं मार्केट में कितनी महंगी हो गई है, तो इसके विकल्प के रूप में हम लोग गर्मियों में मूंग की खेती करके इसका कुछ समाधान हम ढूंढ सकते हैं। चूँकि मूंग प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। भारत में इसको काफ़ी उगाया जाता है, खासकर आपका मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत बहुतायत रूप से उगाई जाती है और वहाँ लोग इसको पसंद भी करते हैं। कहीं ये फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी के महीने में यानी अंत में फरवरी के आपके खेत काफ़ी खाली हो जाएंगे। जैसे सरसों आप बोए होंगे, आलू बोए होंगे या और कई सब्जियों वाली फसलें आप बोए होंगे, तो खाली हो गए होंगे। उसमें आप इसको लगा करके आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप फरवरी में या फरवरी के लास्ट में मार्च के शुरुआत में इसको अगर बोएंगे तो सिंचाई की कम देना पड़ेगा और इसमें कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। तो ये इस प्रकार गर्मियों में मूंग की खेती आप करेंगे तो काफ़ी आप लाभ होगा, अच्छा पैदावार मिलेगा। कोई बहुत सी ऐसी प्रजातियां भी आ गई हैं जो 55 से 60 दिन में भी तैयार हो जाती हैं। और चूंकि समय से आप अगर बोते हैं तो लंबी प्रजातियों से भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा। अगर आप यही अप्रैल में बोते हैं या मार्च के लास्ट में बोते हैं तो इन्हें कम समय मिलता है। कम समय मिलने से क्या होता है कि जब इनमें फूल आता है, फूल आने के समय मई में जैसे फूल आएगा तो प्रचंड धूप होने की वजह से इनके फूल मर जाते हैं और झड़ जाते हैं। इसलिए फूल कम हो जाने से उसमें बीज भी कम बनेंगे, फलियां भी कम बनेगी। तो इसलिए समय से इसका अगर बुआई कर देते हैं, अगर खाली खेत है तो आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। तो इसके लिए तो भूमि की तैयारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जो आलू बोए हैं या सरसों बोए हैं वो तो ऑलरेडी खेत लगभग तैयार ही रहते हैं। उसमें विशेष जुताई की बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ उसमें एक और है कि आलू में आपको उर्वरकों का भी मात्रा बहुत कम डालना पड़ेगा। सरसों में मान लीजिए कुछ डाल सकते हैं, आलू वगैरह में तो भरपूर उर्वरक आप डालते हैं। तो फसलें आलू में और शेष उर्वरक जो बचे रहते हैं उसका उपभोग करके भी फसलें अच्छी पैदावार दे जाती हैं। तो इस प्रकार से आप सामान्य जुताई कर लीजिए। जुताई करने के बाद आप पटेला लगा देते हैं, तो उसके बाद में पटेला लगाने के बाद आप एक उसमें दवा डाल दीजिए, पेंडामेथिलीन। पेंडामेथिलीन आप डाल देंगे तो उसमें खरपतवार जो उगेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। पेंडामेथिलीन ऐसा प्री इमरजेंस जिसको कहते हैं कि बीज बोने से पहले उसको डाला जाता है। जुताई के पहले डाल के पाटेला लगा के स्प्रे कर देंगे दवा का। 1 एकड़ में आप पेंडामेथिलीन 1 लीटर 1 एकड़ में डाल के स्प्रे कर देंगे। तो उससे ये होगा कि उसमें घास जमती हैं वो घास नहीं जमेंगी। ये हो गया आपका। उसके बाद जब फिर से जुताई कर दीजिए और उसके बाद उसमें बीज आप उसकी बुआई कर दीजिए। चूंकि जो दलहनी फसलें होती हैं, जितनी भी दाल की फसलें होती हैं, उनके जो जड़ें होती हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम है कि वो वायुमंडल से नाइट्रोजन जो यूरिया में पाया जाता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के वो पौधों को देते हैं। इसलिए उसमें नाइट्रोजन की बहुत कम जरूरत पड़ती है। आप अगर नाइट्रोजन या यूरिया नहीं देते हैं बुआई के समय तब भी कोई बात नहीं है। तो आप यूरिया न दे करके या थोड़ा बहुत यूरिया आप डाल सकते हैं, लेकिन फास्फोरस आपके रूप में आप सिंगल सुपर फास्फेट करीब 2 बोरा 100-125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 35-40 किलोग्राम पोटास
आप जो बुआई के समय दे दीजिए। इतना ही पर्याप्त जो है इसके लिए हो जाएगा। आप बुआई कर देंगे। बीज की मात्रा जो है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज आप इसमें डालिए। आप लाइन से लाइन अगर सोइंग करते हैं तो 22 से 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन कर दीजिए। और आपको जो है और छिटकवा अगर बोते हैं तो आप अपनी विधि से छिटकवा कर बोइए। तो ये हो गया बीज के हो गया। और आप जो है बीज बीज की प्रजातियों की बात जहाँ तक है तो बीज की प्रजातियाँ बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियाँ आ गई हैं जो 60 दिन से 75 दिन तक अलग अलग आप अपने हिसाब से बो सकते हैं। जैसे आप अब फरवरी के लास्ट में बोते हैं तो लंबी अवधि वाली प्रजातियां आप बोइए, उसमें पैदावार अच्छा मिलता है। जैसे आपका है PDM 11 1987 में रिलीज हुई है, ये 75 दिन की है। और आपका जो है नरेंद्र मूंग एक है, वो भी 65 से 70 दिन का है। तो फरवरी में अगर बोते हैं आप अच्छा पैदावार मिलेगा। और अगर आप थोड़ा लेट से बोते हैं तो आप कम ड्यूरेशन वाली वैरायटी आप बोएंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। कम ड्यूरेशन में जैसे आपका है PDM 139, ये 2004 में रिलीज हुई है। ये 58 से 62 दिन की प्रजाति है जो 12 से 15 कुंटल पैदावार देती है। तो ये रहा आपका ये प्रजाति के बारे में। इसके साथ बहुत सारी और प्रजातियां हैं और ये प्रजातियां आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी प्रजातियां आप बोइए जिसमें पीला मोज़ेक जो बीमारी लगती है, पीला मोज़ेक उसमें न लगे। तो हम जो ये वैरायटियां बता रहे हैं ये सब जो है पीला मोज़ेक इसमें नहीं लगने वाला है। बहुत सी वैरायटियां हैं, जैसे हम बता दें आपको कि PDM 139 ये है सम्राट जिसको कहते हैं। PDM 54 जो है ये मोती जिसको कहते हैं। और IPM 99-125 ये मेहा वैरायटी जो 2009 में रिलीज हुई है। तो ये जितनी भी वैरायटीज हैं ये जो है पीला मोज़ेक इसमें नहीं लगेगा। तो जब बाजार में आप ये मूंग का बीज आप खरीदने जाएं तो जो भी आप पैकेट खरीदते हैं उस पर देख लीजिए कि ये पीला मोज़ेक इसमें नहीं लगेगा, ये ध्यान रहे। तो ये हो गया आपका ये प्रजातियों का चयन हो गया। और आप इसके साथ आप जो है बीज शोधन कर दीजिए। बीज शोधन करने से उसमें जो भूमि में जो कीड़े हैं वो आपके बीज में वो नहीं लगेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 किलो बीज में मिला लीजिए और बीज शोधन कर लीजिए। और अब हल्का सा उसमें ध्यान रखें कि उसमें से हल्का सा पानी मिला लीजिए छींटा दे करके और उसको बीज शोधन कर लेंगे और उसको थोड़ा छाया में रख दीजिए। 2 घंटा 4 घंटा छाया में रख दीजिए जिससे उसका पानी जो है थोड़ा सा हल्का हो जाए। और उसके बाद फिर जो है उसमें बीज उपचार कर दीजिए। बीज उपचार कर देंगे राइजोबियम कल्चर से। जैसा हमने बताया है कि राइजोबियम कल्चर जो ऐसे खेत जहाँ पर दलहनी फसलें बोई गई हों उसमें राइजोबियम कल्चर की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो पहले की जो फसलें बोई गई हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। लेकिन ऐसे खेत जिसमें दलहनी फसलें न बोई गई हों उसमें राइजोबियम कल्चर से उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने जैसे बताया कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधे इकट्ठा करके पौधों की जड़ों में देते हैं। आप इनके जड़ों को उखाड़ करके अगर देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी गांठें दिखाई देंगी। उसी गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को सीधे जमीन में ले लेते हैं और पौधों को देते हैं नाइट्रोजन। तो ये हो गया आपका राइजोबियम कल्चर। इसके उपचार करने के लिए 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए, 50 ग्राम गुड़। और 200 ग्राम का ये आता है राइजोबियम कल्चर का पैकेट आता है। सरकारी गोदाम से ले लीजिए, कृषि विभाग के गोदाम से या प्राइवेट गोदाम जहाँ से भी आपको मिले। तो 50 ग्राम गुड़ में 200 ग्राम राइजोबियम बैक्टीरिया मिला करके थोड़ा सा हल्का सा उसमें पानी का छींटा दे करके आप इसको मिला लीजिए। 10 से 15 किलो बीज जो है इसमें मिला लीजिए। मिला करके उसके बाद छाये में रख दीजिए। छाये में रख देंगे तो थोड़ा सा हल्का पानी उसका लेप खत्म हो जाएगा, सूखा हो जाएगा और बोने लायक का भरभरा हो जाएगा बीज।
तो बीज बोने के लिए आप ध्यान दीजिए, या तो सवेरे आप बोइए, सवेरे जब शीत रहे, शीत के समय ही बोइए, जैसे 7 बजे 8 बजे तक बोइए, 9 बजे तक बोइए। और अगर शाम को बोते हैं तो भी ठीक है, शाम को भी नम रहेगा, इसलिए उसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो मरेंगे नहीं, क्योंकि वो जीवाणु होते हैं। अगर आप दोपहर बो देंगे या 2 बजे 3 बजे बो देंगे दिन में, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया बीजे के ऊपर आपने चिपकाया है, ये बैक्टीरिया जो है तेज धूप में मर जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये शाम को बोएं या तो सवेरे आप 8-9 बजे के पहले बो करके मिट्टी में मिला दीजिए। इसके बाद आती है सिंचाई का मैटर आता है। सिंचाई जो हमने पहले बताया है कि सिंचाई जो है आप बोने के पहले पर्याप्त सिंचाई करिए। पर्याप्त सिंचाई आप कर देंगे तो उससे ये होगा कि जो भी आपके खरपतवार जो जमने वाले होंगे वो उसी के समय जम जाएंगे। अगर आपने पर्याप्त सिंचाई नहीं किया और कम सिंचाई में बीजों को बो दिए तो आपको सिंचाई जो है जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जल्दी नहीं करेंगे तो पूरा बीज का उनके जो पौधों का विकास नहीं होगा। तो यह ध्यान रखिए, जब बीज आप बोएं उसके पहले पर्याप्त सिंचाई कर लीजिए। इससे 2 फायदा हो गया। एक तो आपके जो आपके ये जो खरपतवार है जो जमने वाले होंगे वो खरपतवार जम जाएंगे। और हमने बताया कि बुआई के 3-4 दिन के बाद जब पेंडामिथिलिन डाल देंगे तो बुआई के बाद जितने भी खरपतवार जमेंगे 3-4 दिन के बाद जो जमेंगे वो सारे खरपतवार जो है मर जाएंगे। वो पेंडामिथिलिन जो आपने डाला है उसके वजह से मर जाएंगे। और दूसरी चीज ये रहेगा कि आप जितने भी बीज डालेंगे वो पर्याप्त नमी होने के कारण जो है वो सारे बीज जम जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए कि पर्याप्त सिंचाई रखिए। अच्छा, अब ये हो गया। अगली सिंचाई आप जब करते हैं तो इससे जब पर्याप्त पहले सिंचाई कर देंगे तो जल्दी सिंचाई करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप पहले सिंचाई नहीं करेंगे तो जल्दी सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी। जल्दी सिंचाई करने से क्या नुकसान होगा कि एक तो जो है उसमें कीड़े मकोड़े बहुत आ जाएंगे, और दूसरी चीज ये है कि उसमें जल्दी से जो खरपतवार भी जम जाएंगे। खरपतवार जम जाएंगे, अब चूंकि पौधे आपके पर्याप्त बढ़े नहीं रहेंगे उसी समय खरपतवार जम जाएंगे, तो ये आपके लिए समस्या हो जाएगा। खरपतवार जमने से आपको निगराई गुड़ाई या हर चीज करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि बोने के पहले आप पर्याप्त सिंचाई करके ही बीज को बोइए। तो इससे जो है ये आपको बहुत पर्याप्त लाभ, आपके पौधे पूरी तरह से अच्छी तरह से जम जाएंगे और आपका पैदावार पर बहुत असर पड़ेगा इसका। अच्छा, ये सिंचाई को ये हो गया। और दूसरी सिंचाई आपको करना, अगर जो बैक्टीरिया हमने बताया है राइजोबियम, उनका विकास भी हो जाता, तब तक 20-25 दिन पर जब विकास हो जाता है तो हल्की सिंचाई कर दें आप। जब अगली सिंचाई आपको करना हो तो फूल जब आने वाला हो तो आप उसमें सिंचाई कर दीजिएगा। तो अगर खरपतवार जमाए हैं तो उनके कुछ ऐसे खरपतवार जो हाथ से भी निकाल दें, निराई गुड़ाई भी कर देंगे अगर ज़्यादा होगा। और चूंकि पौधे तब तक बढ़ जाते हैं इसलिए वो पौधे जो है जमीन को ढकना शुरू कर देते हैं, तो वैसे भी खरपतवार कम उगते हैं। अगर खरपतवार आपका आ ही गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप खरपतवार नाशी कोई नहीं डालेंगे। खरपतवार नाशी उसके बाद भी आप डाल सकते हैं। उसमें खरपतवार नाशी डालेंगे क्विजालोफोब इथाइल, उगाए हो 20-25 दिन बाद आप इनको डाल दीजिए। ये 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। तो इससे भी होगा, उनके खरपतवार जो है चले जाएंगे। तो वीड कंट्रोल हो गया। अब कीट हो गया, कीड़े भी इसमें लगते हैं। कीड़े लगते हैं, आप समझिए जो सरसों का कीड़ा है, माहू और थ्रिप्स लगते हैं, सफ़ेद मक्खी लगती है। तो इसके लिए आप जो है डाइमेथोएट का प्रयोग करिए और जो है इमिडाक्लोप्रिड डाल दीजिए। ये हो गया आपका ये जो है कीट के लिए हो गया। और आपका बीमारी जो है, सबसे खतरनाक बीमारी इसमें जो है येलो मोज़ेक, जैसा हम आप फोटो में दिखा रहे हैं, आप देखिए ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इसीलिए हमने पहले बताया था बाजार से बीज खरीद के जो लाते हैं
वो ये ध्यान रखिए कि उस पैकेट पे लिखा हो कि येलो मोज़ेक जो है रेजिस्टेंट वैरायटी हो, यानी उसमें येलो मोज़ेक न लगे, पीला मोज़ेक है से रहित हो, उसमें पीला मोज़ेक नहीं लगे। और अगर आपने ला लिया है या कहीं से एक आध उसमें दिखाई दे रहा है तो जैसा हम फोटो दिखा रहे हैं उसमें पता चल जाता है कि ये येलो मोज़ेक है। कभी कभी पैच में दिखाई देते हैं, इकट्ठा बीज अगर डाल देते हैं पैच में दिखाई देते हैं, या दो चार पौधे कहीं कहीं अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, बीच बीच में आप निगरानी भी करते रहिए अपने खेत का, कि निगरानी करने पता चलेगा कि कहाँ लगा है तो आप ध्यान रखिए कि उसको जो है आप एक एक पौधा उसमें से आसानी से निकाल करके उसको जमीन में गाड़ दीजिए या जला दीजिए। अच्छा, ये ध्यान रखिए, ये आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर कभी उस बीच में बरसात हो गई है या आपने पानी चलाया है तो उनके बीच में आप जाकर बार बार मूवमेंट मत करिए। मूवमेंट करने से ये होगा कि जो एक पौधे में जो मोज़ेक बीमारी लगी हुई है वह जो है अन्य पौधों में भी लग जाएगा। ये सब हो गया मूंग के बारे में। अच्छा पैदावार लेने के लिए आप ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका पैदावार जो है समझिए 10-12 क्विंटल आपका आराम से मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपकी जो है दलहन की समस्या खत्म हो जाएगी। इसी के साथ आपसे मेरा ये आग्रह है कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में भी शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप उसका लाभ उठावें। अपने मित्रों को भी शेयर करिए जिससे वो भी लाभ उठावें। आपको नमस्कार, धन्यवाद।